तो बच्चों आज हम करेंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक, नया यूनिट। सेल बायोलॉजी है उसको स्टडी करेंगे। क्या स्ट्रक्चर्स होती है सेल की, उनके सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और वो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या काम करते हैं। मतलब एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेल को किसने खोजा था, इसके साथ में क्या सेल थ्योरी है वो पूरा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं हम सेल एंड इंट्रोडक्शन। सेल के बारे में आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी सभी की बॉडी है वो सेल्स के द्वारा बनी होती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं कि पूरी बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी है। कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं पूरा डिटेल में करने वाले हैं। A cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि फंडामेंटल का मतलब है कि शुरुआत है वो सेल से ही होती है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हमारी बॉडी है वो ओवरऑल वर्क कर रही है, परंतु शुरुआत है, बेस है वो कौन है, सेल से होता है। सेल है वो स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। कोई भी ऑर्गन को बनाना है तो पहले टिश्यू बनेंगे, टिश्यू बनने से पहले जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, सेल है। तो शुरुआत है वो कहां से होगी, सेल से होगी, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मान लीजिए कि मेरी बॉडी में अगर एनर्जी जनरेशन हो रहा है तो वो कहां पर होगा, सेल के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो कोई भी चीज है, कोई भी वर्क हो रहा है वो सारा सेल पे होता है, सेल लेवल पर होता है, परंतु वो पर्टिकुलर सिस्टम में या पर्टिकुलर ऑर्गन में वो ओवरऑल दिखता है। इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो वो सेल से ही शुरुआत होती है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। सबसे पहले सेल को किसने खोजा था ये आपको छोटी कक्षाओं से ही मालूम है। ये रॉबर्ट हुक महोदय हैं जिन्होंने सेल को खोजा। और सेल जो नाम मिला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या किया, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको आप माइक्रोस्कोप नहीं कह सकते, एक सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस को एडजस्ट करके और कॉर्क की स्लाइस है उसको ऑब्जर्व किया उस माइक्रोस्कोप से। मतलब कहने का क्या है कि मैग्नीफाइंग, दो मैग्नीफाइंग लेंस है उनको लेकर के सिंपल स्टैंड पे लगा करके, और कॉर्क है, कॉर्क मतलब लकड़ी की थिन स्लाइसेज कट की थी, बहुत बारीक चपटे वो गोल गोल स्लाइसेज उसने बनाए थे। और इन स्लाइसेज को उन मैग्नीफाइंग लेंस में ऑब्जर्व किया, देखा तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर तो कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, गोल गोल होल्स दिख रहे हैं इस कॉर्क के स्लाइस में। इन चेम्बर्स को, कंपार्टमेंट को सेलुली नाम दिया था। सेलुली का मतलब होता है चेम्बर्स और कंपार्टमेंट्स और होल्स। और बाद में यहीं से जो शब्द निकल के आया है सेल का, ये देखिए पहला 4 लेटर्स हैं वो ले लिए और उसको नाम पड़ गया सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, कॉर्क में देखा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉर्क है वो प्लांट सेल होती है, डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, या कहना चाहिए मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये महोदय जो आपको दिख रहे हैं इमेज में, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड ए लाइव सेल। लिविंग सेल को सबसे पहले खोजा था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जबकि प्लांट सेल को, डेड सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ल्यूवेनहॉक है उसने सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा, और अगर इनके बारे में जानना चाहें तो उन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल को भी खोजा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी तो ये जो माइक्रोस्कोप है बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप हो गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, परंतु शुरुआत के जो माइक्रोस्कोपिक जो चीजों को देखने के लिए इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी वो नहीं थी। The invention of compound and electron microscopes revealed the structural details of the cell। बहुत सारी चीजों को खोला है, पता लगाया है जब कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई।
इसके बाद में रिसर्च शुरू हो गया, जानकारी शुरू हो गई कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने होते हैं। रॉबर्ट हुक ने ये बात खोज ली, सेल को खोजा, ल्यूवन हुक ने खोज लिया। उसके बाद में बहुत सारी रिसर्च है वो इससे संबंधित हुई। साथ में इंपॉर्टेंट है कि इस एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बन गया, एक फील्ड बन गया जिसमें स्टडी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। और उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो एक तरीके से एक क्रांति आ गई साइंस के फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में, जहां पर सेल लेवल पर जाकर के और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के और हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को पता लगाना शुरू किया। सेल थ्योरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सेल थ्योरी है वो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, दो साइंटिस्ट हुए हैं, स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। एक बॉटनिस्ट थे और दूसरे थे जूलॉजिस्ट। एक प्लांट सेल पर स्टडी कर रहे थे, दूसरे एनिमल सेल पर स्टडी कर रहे थे। और इसमें एक नाम अगर और ऐड करना चाहूं तो वो नाम है, विर्चो नाम के साइंटिस्ट हुए। तो तीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। माल्थियास स्लाइडेन 1838 ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब ये जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन ये बोटानिस्ट थे। बोटानिस्ट का मतलब है कि जो प्लांट पर स्टडी कर रहे थे, प्लांट सेल पर स्टडी कर रहे थे। और थियोडोर स्वान 1839 रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर plasma membrane. He also found that plant cells have cell wall. He proposed a hypothesis that animals and plants are composed of cells and products of cells. वो हाइपोथेसिस दे रहे हैं, एक परिकल्पना दे रहे हैं कि प्लांट या एनिमल्स हैं वो सेल के बने होते हैं या उनके प्रोडक्ट के बने होते हैं। और एक्चुअली में ये हैं जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो एनिमल्स पर रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, वो जूलॉजिस्ट कहलाते हैं। जो बॉटनी पर रिसर्च करते हैं वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एनिमल और प्लांट है, उन दोनों में सेल को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, और उसके आधार पर इन्होंने थ्योरी दी थी जिसको नाम दे रहे हैं हम सेल थ्योरी। तीसरे पर्सन है महोदय हैं वो रुडोल्फ विर्चो। मतलब सेल थ्योरी है, पहले सेल स्ट्रक्चर को बताया लगाया, सेल के बारे में बताया कि प्लांट है वो सेल के द्वारा बने होते हैं। और उसके बाद में एनिमल्स के बारे में बताया था स्लाइडेन और स्वान ने। रुडोल्फ विर्चो है उसने और एक बात ऐड कर दी इसमें सेल थ्योरी में। रुडोल्फ विर्चो इन 1855 एक्सप्लेन्ड दैट cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. Hominis cellula e cellula. He modified the cell theory. Cell is the structural and functional unit of life. ये किस में बताया गया था? ये बताया गया था सेल थ्योरी में। और इस सेल थ्योरी को और रुडोल्फ विर्चो ने जब रिसर्च किया तो इसको और ऐड किया इसमें एक सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर मिला हमें कि जो नई सेल्स बनती हैं वो कहां से आती है? अपने आप पैदा नहीं होती, नई सेल्स आती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने रोडोल्फ विर्चो ने बताई थी कि नई सेल्स हैं वो कहां से बनती हैं? वो बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। नई सेल्स हैं वो बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और उनका बहुत फेमस एक स्टेटमेंट था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये शायद ग्रीक में या कि उनकी लैंग्वेज में ये बताया गया था, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब नई सेल्स हैं वो बनती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जो पहले से उपस्थित सेल्स हैं वो डिवाइड होकर के नई सेल्स को जन्म देते हैं। तो सेल थ्योरी को उन्होंने मॉडिफाई किया, चेंज किया। और यहाँ पर आप देख लीजिए सेल थ्योरी को क्या स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट में आप बांट सकते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी: all living organisms are composed of cells and products of cells means all living organisms means यहाँ पर हम कह सकते हैं कि cell is the structural and functional unit of life। and second sentence all cells arise from pre-existing cells। नई सेल जो बनी है वो पहले से उपस्थित सेल से ओरिजिनेट होती है। चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक सिंपल एक डिस्कशन है वो उसमें हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, एन ओवरव्यू ऑफ सेल।
क्या बताया गया है? सबसे पहले ही बात है कि स्मॉलेस्ट सेल, कौन सी सेल को स्मॉलेस्ट सेल बोलेंगे? माइकोप्लाज्मास 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है दुनिया की। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है पूरे वर्ल्ड में। ये माइकोप्लाज्मा आपको याद रखना है। उसके बाद में लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, जो सबसे बड़ी सिंगल सेल है वो कौन है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लगभग ये देखिए 15 सेंटीमीटर का ये अंडा होता है, वो बड़ा अंडा होता है। ये अपने आप में एक एग्जिस्टेंस रखता है, किसी के साथ में टिश्यू फॉर्म में या कोई नहीं है। तो अंडा, मुर्गी का अंडा है या किसी भी प्रकार के एग है, वो एक सिंगल सेल है। और यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिच एग है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। इसके बाद में लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। आपकी बॉडी में जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल है वो नर्व सेल है। इसके बाद में बात करते हैं कि साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। ह्यूमन आरबीसी की साइज है वो कितनी होती है? 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये माइकोप्लाज्मा इस तरीके की सेल है। ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है ऑस्ट्रिच एग है। इसके बाद में हमारी बॉडी की बात करें तो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है, और बैक्टीरियल सेल हैं उनकी जो साइज होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। और ह्यूमन आरबीसी है उसका आप पता लगा सकते हैं, बोल सकते हैं 7.0 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है इनका। इसके बाद में और चर्चा करते हैं, क्या बताया है? बेस्ड ऑन द फंक्शंस शेप ऑफ सेल्स मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, कोबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर। मतलब क्या है कि फंक्शंस के आधार पर, शेप के आधार पर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, जिसमें डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, क्यूबोइडल हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं, या इरेगुलर शेप की सेल्स होती है जैसे अमीबा भी आपने पढ़ा। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स के आधार पर, उनके फंक्शंस के आधार पर, शेप के आधार पर सेल्स है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ह्यूमन बॉडी में ही बहुत सारे टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें तो नर्व सेल देखिए क्या कैसी दिख रही है। इसके बाद में मसल सेल है, मसल सेल भी अलग अलग स्ट्रक्चर की पाई जाती हैं। बोन सेल है, कार्टिलेजिनस सेल्स है, ब्लड सेल्स भी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्पर्म और ओवम दे रखे हैं। तो मतलब कहने का है कि डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, शेप, साइज में, स्ट्रक्चर्स में। इसके साथ में इंपॉर्टेंट है कि एक ही ऑर्गेनिज्म है परंतु स्ट्रक्चर है वो चेंज है, स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। और ये जो बनी हुई है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनके फंक्शंस के आधार पर स्पेसिफिकेशंस हैं, वो जिस टिश्यू में पाई जाती है। तो सारी सेल्स है वो एक जैसी नहीं होती है। सेल्स को कैटेगराइज किया है दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दो प्रकार की सेल है बच्चों, आपको जल्दी से बताना है प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है। आगे उससे पहले, बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे, आपसे मैं जानना चाहता हूं प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। आपने सेल को तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती वो कहलाती प्रोकैरियोटिक सेल, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी सी इमेज आपको दिख पा रही होगी, ये बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो मीन्स है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब है शुरुआत का, जो लेस एडवांस है, जो सबसे पहले बने थे वो प्रिमिटिव टाइप के हैं। और कैरियोटिक का मतलब कैरियोन से बना है। कैरियोन का मतलब क्या होता है? कैरियोन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस जी। तो
जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलता है उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और प्रिमिटिव टाइप का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट पाई जाती है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती तो इनका जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो कहां पर पाया जाएगा? न्यूक्लियर कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा रहता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिमिटिव बोल रहे हैं। और यहां पर जो न्यूक्लियस है वो अलग नहीं है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ है, और जब साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होगा तो इसको न्यूक्लियस ना बोल करके बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ध्यान है आपको, न्यूक्लियोइड बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से टाइप की ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, सारा डिटेल में करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ये देखिए इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता, साथ में दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बाइंड ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलते हैं। इसके बाद में दे इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोना लाइक ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन शामिल किए जाते हैं? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा जिसको अभी हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी माइकोप्लाज्मा का ही टाइप है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है स्मॉलर होती है यूकैरियोटिक सेल से, और साथ में ही इनका मल्टीप्लीकेशन है, रिप्रोडक्शन है वो फास्ट होता है। दे वेरी इन शेप एंड साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो शेप और साइज में वेरी करती हैं, अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ इमेज देख पा रहे हैं, ये बैक्टीरियल सेल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भी बैक्टीरियल सेल है। साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला है, ये साइनोबैक्टीरिया है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। पहले शुरुआत में जो स्मॉलेस्ट सेल खोजी गई थी पीपीएलओ प्लूरोलुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बाद में इसको नाम दे दिया गया माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले सेल में जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उनको इन्हीं पॉइंट में हम आगे भी पढ़ेंगे। सेल एनवलप होता है, आउटर बाउंड्री होती है जिसको सेल एनवलप बोलेंगे। इसके बाद में सेकंड है मीसोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स। जो मीसोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद में न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस ना बोल करके न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्री, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाउंड्री है, उसको आप यहां देखिए क्या बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल। तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसकी आउटर लेयर है वो कैप्सूल है बच्चों। ये देखिए पहले नंबर पर आउटर है वो कैप्सूल। उसके बाद में इसके अंदर है सेल वॉल दूसरे नंबर पर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके से ये तीनों मिलकर के और क्या बना रही है? बाउंड्री बना रही है, कवरिंग बना रही है। तो अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के ऊपर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद में इसके ऊपर है कौन? सेल वॉल, और सबसे आउटर मेम्ब्रेन है या कवरिंग है वो क्या है? कैप्सूल है। ठीक है, तो ये तो एनवलप हो गया, बाउंड्री हो गई। इसके बाद में मीसोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स, यहां देखिए मीसोसोम्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती तो माइटोकॉन्ड्रिया तो जरूरी होती है ना भाई, साइटोप्लाज्म है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इनमें। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलते। जब मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते और माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है, इसको जीवित रखने के लिए जरूरी है। तो कैसे बनेगी, क्या होगा? यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वही अंदर की ओर इनवर्ड हो करके और ये फोल्डिंग बना करके ये स्ट्रक्चर बना लेती है।
सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही। और अगर ये यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करना शुरू हो जाए, मतलब कहने का मतलब है कि ये अपना वर्क करना शुरू कर दे, पावर हाउस का पावर पॉइंट जैसा काम करना शुरू कर दे, तो वो क्या हो जाएंगे, मीसोसोम्स हो जाएंगे। इसके बाद में न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का मतलब है कि जेनेटिक कंपोजिशन है, जेनेटिक कंपोनेंट है, वो पोलैरिटी रखता है, मतलब साइटोप्लाज्म से अलग रहता है, एक जगह पर गुच्छे के रूप में रहता है, थ्रेड के रूप में पाया जाता है। ये डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, और इस पोलैरिटी वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड या डीएनए। इसके बाद में फ्लैजिला, फ्लैजिला एक लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है बच्चों, उसको चाबुक के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं, और ये मूवमेंट में या अटैचमेंट में मदद करते हैं। फिर पिली एंड फिम्बरी, पिली का मतलब है कि फ्लैजिला से छोटी होती है, और इनकी जो नंबर है वो ज्यादा होता है, तो पिली है वो ज्यादा होती है परंतु छोटी होती है, जबकि फ्लैजिला है वो बड़ी होती है और कम होती है। इसके बाद में राइबोसोम्स है, ये स्ट्रक्चर्स है, राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, ये राइबोसोम्स इनमें पाए जाते हैं। और लास्ट है इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज का मतलब है कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स की, सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इनको पढ़ेंगे। और सबसे पहला पॉइंट हमारा है सेल एनवलप। सेल एनवलप का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्री बनाते हैं, इट इज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो सेल एनवलप है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, इट इज मेड ऑफ थ्री टाइटली बाउंड लेयर्स, तीन लेयर से बना होता है। सबसे पहली लेयर है वो कौन सी है, सबसे पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल, और तीसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स है जिसको कैप्सूल आप बोल रहे थे, ये बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर के। इसके बाद में सेल वॉल है वो येलो कलर में आप देख पा रहे हैं, और सबसे अंदर जो कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो इनर मोस्ट लेयर है, और इसके अंदर एनक्लोज रहता है साइटोप्लाज्म। Glycocalyx outer layer, it is composed and its composition and thickness vary in different bacteria। मतलब आउटर लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, और इसका कंपोजिशन और मोटाई है, थिकनेस है, वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। इट में बी ए स्लाइमी लेयर, लूज सीथ और कैप्सूल, थिक एंड टफ। स्लाइमी चिपचिपा लेयर हो सकता है, स्लाइमी लेयर हो सकता है, लूज सीथ हो सकती है, या कैप्सूल हार्ड टफ कवरिंग के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट सेल वॉल सेकंड लेयर है, मिडिल लेयर सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट में पाई जाती है। बच्चों याद रखना है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो कंपोजिशन में प्लांट सेल से अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन है इसका अलग है। It gives shape to the cell and provides a structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करता है, बैक्टीरियल सेल को बस्ट होने नहीं देता, कोलैप्स होने से बचाता है। और तीसरी एनवलप में लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर। इट इज सेमी परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट में पाई जाती है उसी तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर पाई जाती है। Based on the types of the cell envelopes and responses to gram staining bacteria are two types। मतलब सेल कंपोजिशन, सेल एनवलप के कंपोजिशन के आधार पर बैक्टीरिया है वो दो टाइप के बताए गए हैं। ग्लाइकोकैलिक्स है वो किस नेचर का है, अगर कलर ले लेते हैं बैक्टीरिया तो वो कहलाते ग्राम पॉजिटिव, और कलर नहीं लेते हैं तो ग्राम नेगेटिव। वो बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने के लिए जो कलर तैयार किए थे वो क्रिश्चियन ग्राम ने तैयार किए थे, इसलिए बैक्टीरिया हैं वो दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ही डेवलप्ड स्टेनिंग मेथड, जैसे यहाँ एस्चेरिकिया कोलाई ग्राम नेगेटिव आप यहाँ देख पा रहे, कलर नहीं लिया है, और स्टेफाइलोरियस ग्राम पॉजिटिव जो कलर ले लेते हैं। याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव हैं वो घातक बैक्टीरिया होते हैं,
और ग्राम नेगेटिव है वो इतने ज्यादा नहीं होते। तो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव किस आधार पर बैक्टीरिया को बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग नेचर ऑफ द बैक्टीरिया। मीसोसोम्स मैंने अभी जस्ट बताया आपको, मीसोसोम्स इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, वो इनवर्ड फोल्डिंग करके और स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको मीसोसोम्स बोलते हैं। इट इंक्लूड्स वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिली। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिली हैं वो इसके द्वारा तैयार होती है। फंक्शंस ऑफ मीसोसोम्स क्या कार्य होते हैं? फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। फॉर डीएनए क्रोमोजोम रेप्लिकेशन, क्रोमोजोम या डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स टू डॉटर सेल्स, क्रोमोजोम्स को डॉटर सेल में भेजने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। फॉर रेस्पिरेशन एंड सीक्रेशन, इनका और क्या कार्य है? रेस्पिरेशन और सीक्रेशन का भी कार्य होता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। अगर फोल्डिंग ज्यादा होंगी तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे और एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए सरफेस सतह है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्रोमेटोफोर्स। दीज आर पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोट्स, एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। बच्चों अभी हम बात कर रहे थे कि मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, परंतु कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोप्लास्ट चाहिए, और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही इनवर्ड फोल्डिंग करके और क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जो फोटोसिंथेसिस में काम आएंगे बैक्टीरिया में। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। और क्रोमेटोफोर्स है वो क्या है? दीज आर पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोट्स, है एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में बात करते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? अभी मैंने चर्चा कर दी। इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस नेक्ड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, genetic material and protein. Many bacteria have small circular DNA plasmid outside the genomic DNA. It gives some unique phenotypic characters, example resistance to antibiotics to bacteria. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, इसलिए इसको न्यूक्लियस के कंटेंट को हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास में इस न्यूक्लियोइड के अलावा अपना खुद का कुछ अलग सर्कुलर डीएनए है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्कुलर डीएनए, इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। और प्लाज्मिड है वो क्या काम आते हैं? रेजिस्टेंस के लिए काम आते हैं, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देने में मदद करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? दे आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े होते हैं राइबोसोम्स। दे आर अबाउट 15 nm बाई 10 nm इन साइज, मतलब 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। दे आर मेड ऑफ टू सब यूनिट्स 50s एंड 30s सब यूनिट्स। They together form 70s prokaryotes ribosome. S means sedimentation coefficient, a measure of density and size of the ribosome. तो आप बच्चों एक बात और याद रखेंगे कि जो राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, वो 70s के होते हैं। कौन से हैं? 70s के। दो सब यूनिट से बने हैं, एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट का जो वेट होता है या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो 50s का होता है, जबकि स्मॉल सब यूनिट है उसका 30s होता है। दोनों मिलकर के, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? इक्वल टू बना रहे हैं 70। इट इज नॉट मैथमेटिकली 80, क्योंकि जब दोनों जुड़ते हैं तो उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो कम हो जाता है। अलग अलग आप सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट काउंट करेंगे तो 50s और 30s आएगा, और दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या होगा? 70s। एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वहां पर राइबोसोम है 80s का होगा, वहां पर भी दो सब यूनिट होंगी। स्मॉल सब यूनिट है उसका जो वैल्यू होगी वो 40 होगी, और लार्ज सब यूनिट की 60 होगी, और दोनों को जब
जोड़ देते हैं तो 80s होता है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, 70s के हो जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70s का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है वो 80s का होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राइबोसोम्स यहाँ देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म ए चेन ऑफ पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं वो उनका कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। दो सब यूनिटें आपस में जुड़ती है और वो एमआरएनए को रीड करके ये प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाते हैं राइबोसोम। कई बार ऐसा है कि कई सारे राइबोसोम्स है आपस में एक चेन के फॉर्म में जुड़ जाते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीसोम्स। और लास्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज को मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी बॉडीज पड़ी होती है, स्ट्रक्चर्स पड़ी होती है, जिनको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। क्या मतलब है, देखिए, these are non-membranous stored reserve materials seen freely in the cytoplasm of prokaryotic cells. Example: phosphate granules, cyanophysin granules, and glycogen granules, gas vacuoles, etc. तो ये स्ट्रक्चर्स है वो क्या कहलाती है, इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स है, ये पाई जाती है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये इनमें पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, किस में वो पाए जाते हैं, वो डिटेल में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।